नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम आस्तिक झा है और हम इस सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। यानी हमने जो परसों हमने वीडियो जो अपलोड किया था, हम उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का मैथ का बिहार बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे थे एज इट इज। ठीक है, जो कि 17 फरवरी में हुआ था, 17 फरवरी 2022 को। इसमें हमने 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 21 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सर्वांतर, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि भाई नंबर तो 0 से भी शुरू हो सकता है। तो 13 माइनस ये कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू हो गई तुम्हारी यहाँ पे 13। अब यदि मैं n की वैल्यू, आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, आप 2 से भी शुरू कर सकते हैं, हमें तो बस कॉमन डिफरेंस देखना है। बात समझ में आया? आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, 2 से भी शुरू कर सकते हैं, 10 से भी शुरू कर सकते हैं, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। n की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करूं तो कितना हो जाएगा, 13 - 2 इक्वल में 11, यानी सर्वांतर निगेटिव में जा रहा है। n की वैल्यू 2 पुट करूं तो 13 - 2 इंटू 2, तो 13 माइनस का 4 कितना हो गया, 9। अब यदि सर्वांतर निकालने जाऊं तो इसका क्या होता है, a2 - a1, हमेशा सेकंड पद में से पहला पद सब्ट्रैक्ट होता है। यदि मैं पहला लूं यानी 11 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो इसका आंसर है -2, यानी 21 का आंसर है डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है। यानी ये आपको लास्ट पद दिया है और यहाँ आपसे n की वैल्यू जानना चाहता है। तो a की वैल्यू है 126, d की वैल्यू है, अब तो 120 माइनस सेकेंड पद में से पहला पद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6, और लास्ट पद जिसको हम l भी बोल सकते हैं 0। फॉर्मूला क्या होता है, l बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। लास्ट पद 0 है, a की वैल्यू 126 और n की वैल्यू आपसे वो जानना चाहता है, और d की वैल्यू है -6। अब ये देखो 126 0 के उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये -6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और इधर क्या बचेगा, n-1। माइनस से माइनस गया, इसे मैं काटूंगा तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, तो 21 इक्वल में n-1। माइनस का 1 जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और 21 प्लस का 1, तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 22। तो 22वां पद 0 होगा, यानी 22वां पद 0 होगा। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, किसी को सॉल्यूशन में दिक्कत हो तो मेंशन कीजिएगा। ठीक है, चलो 22वां पद। 23 क्वेश्चन है, यदि एंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री है, यानी ये मुझे मालूम है, सॉरी हाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और ये दे रखा है ए और बी 90 दे रखा है, तो बी और सी। ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, यानी 12, बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और ए सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे किसकी वैल्यू जानना चाहता है, वो साइन सी की वैल्यू जानना चाहता है, साइन सी की वैल्यू जानना चाहता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब अपॉन में कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। लंब अपॉन में कर्ण, थोड़ा इंग्लिश की भी आदत डालिएगा। लंब अपॉन कर्ण, लंब क्या यहाँ साइन सी से जानना चाहता है, साइन सी से सामने वाला जो इसको बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है, जो सामने दिखाई देता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बेस, और सबसे बड़ी वाली लेंथ आप जानते ही हैं हाइपोटेनियस कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनियस 13 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू पी है और tan थीटा। एक तो तरीका यह है कि आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें और कॉस थीटा से उसे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा, या हम जानते हैं, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से हम इसे निकाल सकते हैं कि 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से tan थीटा जानना चाहता हूं मैं, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1।
सॉरी दोस्तों, इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। चलो आगे बढ़े। चलो, हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। और क्या मैं cos थीटा को sec थीटा इक्वल में 1/p नहीं लिख सकता? भाई cos थीटा रेसिप्रोकल होता है ना sec थीटा का। अब ये देखो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल में 1/p स्क्वायर माइनस का 1। tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? अब मैं एलसीएम लूंगा p स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1 - p स्क्वायर अपॉन में 1 p स्क्वायर। ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू पूछिए, tan स्क्वायर थीटा की तो नहीं पूछी। ये क्या हो जाएगा? 1 - p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर। स्क्वायर से नीचे वाला तो कट जाएगा, बाहर वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं कटेगा। क्यों? ये 1 - p का होल स्क्वायर होता ना तो बिल्कुल बाहर आ जाता, लेकिन 1 के पास नहीं है और p स्क्वायर अकेले अलग बाहर नहीं आ सकता। क्यों? वो 1 के साथ सब्ट्रैक्शन पोजीशन पे यानी इंक्लाइंड है। तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल में √1 - p स्क्वायर अपॉन में p। अब ऑप्शन मैच करें। इसका ऑप्शन है ए, 24 का ए ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़े। एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। या तो आप यहाँ से साइन, इसे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कर सकते हैं। आप यहाँ से, हम ये तो जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। ठीक है। यहां से देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहां से साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस थीटा की वैल्यू p है, तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकालने जाऊं तो क्या हो जाएगा? 1 - p स्क्वायर। अब tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, बस जो दिमाग में आए लगा दो। 1 - p स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू है p, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखो समझ में आया आप सभी लोगों के? चले आगे बढ़े। 25 बहुत इजी है, कर लेना। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे करने का, वो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बैठता है। 26 भी खुद ही करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन जब लिया था तब करा चुका हूं। ठीक है। 27 क्वेश्चन लिख देता हूँ यदि किसी को नजर नहीं आ रहा है तो। cot थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो sec थीटा की वैल्यू जानना चाहता है, आप निकाल लेना। cot थीटा sec थीटा क्या cot थीटा में फॉर्मूले होते हैं? नहीं होता। तो एक बार बताओ, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल में sec स्क्वायर थीटा, ये तो होता है ना। बस यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेना। cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? √3। तो 1 + √3 का स्क्वायर इक्वल में sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + √3 से ये चला जाएगा तो 3 बचेगा, इक्वल में sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। और आपसे यहाँ से sec थीटा की वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है 28। ये आप खुद कर लेना। एक ही जगह बस 45 रखना है, यानी साइन 45 की वैल्यू प्लस कॉस 45 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। 1/√2 प्लस 1/√2। इसको सॉल्व कर लेना। लो कर ही देता हूँ। √2 ये हो जाएगा 2। तो 2/√2 है नहीं है। तो एक बार बताओ, मैं 2 को √2 × √2 लिख सकता हूँ? एक ही बात है भाई, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 ही आ जाएगा ना। तो और इक्वल में √2, क्योंकि ऑप्शन में मैच नहीं करता था। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है? √2, यानी ऑप्शन नंबर ए। 29 क्या कह रहा है? 2 sin अल्फा की वैल्यू 2 है। 2 sin अल्फा की वैल्यू 2 है। 2 से 2 काटो तो sin अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई? यहाँ से 1। आपसे sin अल्फा की तो वैल्यू नहीं पूछी है ना, अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से मैं अल्फा बराबर निकालूंगा तो sin निगेटिव में चला जाएगा दूसरी तरफ। तो sin इनवर्स की वैल्यू 1। तो अल्फा बराबर 1 की वैल्यू क्या होती है साइन में? साइन 90 डिग्री। तो साइन से साइन गया, क्यों? साइन इनवर्स का मतलब 1/sin होता है ना, तो साइन से साइन कट जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मैच करता है। 30 क्वेश्चन। tan 21 डिग्री अपॉन में cot 69 डिग्री। तो tan 29 डिग्री को मैं cot 90 - 69 90 - 21 डिग्री लिख सकता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। इसको मैं tan 90 - 21 डिग्री लिख सकता हूँ, 69 अपॉन में cot 69। tan 90 - 69 क्या होता है? tan 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। tan चेंज होता है cot में।
तो ये हो जाएगा cot 69 डिग्री अपॉन में cot 69 डिग्री, cot से cot चला गया तो वैल्यू बचेगी 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मैच करता है। ऑप्शन क्वेश्चन है 31, ठीक है, about 31 कराता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है जो है, यदि एंगल ए बी सी और क्यू आर पी यानी समरूप है एक दूसरे के, इसको यहां कर देता हूं, यानी ए बी सी और एंगल क्या है यहाँ पे है पी क्यू आर, ठीक है, और ए बी यानी इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ए बी की लेंथ 18 दे रखी है और बी सी की लेंथ 15 दे रखी है। तो हमसे पी आर यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना पी आर, यानी इसकी वैल्यू जानना चाहता है। तो एक बात याद रखना, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये लाइन लिख लेना है, ठीक है, समरूप त्रिभुज के, क्योंकि समरूप है एक दूसरे के इक्वल है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, ये लिख लेना, ये थ्योरम में भी पूछा जाता है, प्रमेय में भी, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है मेरे पास। स्मार्ट बोर्ड भी लेंगे, लेकिन आप सबका सपोर्ट रहा तो स्मार्ट बोर्ड भी लेंगे, फिर इस पे हम आपको, जैसे 10th वाले बच्चे पास हो जाएंगे तो 11th में आएंगे, और जो मैथ लेगा तो मैं पढ़ाऊंगा मैथ, ठीक है, शुरू से एंड तक। इस बार तो चैनल लेट शुरू किया था तो, लेकिन इस बार हम सेशन शुरू से ही लेंगे, ठीक है। चलो ये नोट कर लीजिए। चलो अब ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये हो जाएगा क्या, ए बी सी पी क्यू आर, यानी इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर। संगत भुजाओं के वर्गों के इक्वल वो हो जाता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है, ठीक है, पी आर स्क्वायर। और ये वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 9/4, यहाँ पे लिख दूंगा 9/4 इक्वल में, ठीक है। बीसी की वैल्यू मुझे दे रखी थी 15, बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 15 का स्क्वायर इक्वल में, ये वैल्यू मुझे जानना चाह रहा है पी आर का स्क्वायर। स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो ये अंडर रूट में चढ़ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 9/4 इक्वल में 15 अपॉन में पी आर, ठीक है। ये किसका होता है 3/2 का इक्वल में 15 अपॉन में पी आर, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो पी आर की वैल्यू कितनी मिल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ये तो इजी कंटेंट था, मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, ये आप सबको आता ही होगा। नहीं आता है तो इसके लिए आप चैप्टर, यदि आप ज्यादा लोग मिलके वो करेंगे तो मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन बस ये याद रखना, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाएं, जो भी, जैसे मैं ए बी का स्क्वायर करता तो मैं यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर करता, तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर। बात समझ में आया, चले आगे बढ़े। 32 है, यदि पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू, ये आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते ही हैं कि भाई किसी भी बड़ी लेंथ का स्क्वायर, यानी मान लो पी आर क्यू है तो पी आर का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो यही तो बन रहा है, तो कितने डिग्री का, ये हमेशा बनता है 90 डिग्री एंगल, यानी समकोण त्रिभुज पर बनता है ऑलवेज। कौन सी भुजा पर बनता है, समकोण पर, तो इसका एंगल ऑप्शन नंबर डी है, एंगल 90 डिग्री। 33 क्वेश्चन, यदि ट्राइंगल पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः भुजाएं पी क्यू तथा आर है, तो एस टी इसका मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, क्यू आर, तो पी एस बराबर ये, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, बस इसमें डायग्राम जिसने बना लिया वो क्वेश्चन कर लेगा, पी क्यू आर और एस टी, पी क्यू आर और एस और टी
क्रमशः भुजाएं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के, यानी क्यू आर ये रहा, यानी ये एस टी ऐसे जाएगा, तो ये एस हो गया, ये टी हो गया। ठीक है, पी एस की वैल्यू x सेंटीमीटर है, एस क्यू की वैल्यू x माइनस 2 सेंटीमीटर है, पी टी की वैल्यू x प्लस 2 सेंटीमीटर है, और टी आर की वैल्यू x माइनस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी अनुपात के इक्वल हो जाएगा, यानी x अपॉन में x माइनस 2 इक्वल में x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1। आपने वो पढ़ा होगा ना, मुझे इंग्लिश में याद है, इंग्लिश में कुछ था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो वाली थ्योरम हमने इसमें यूज किया है, बहुत बहुत परसों ही पढ़ा गया है बच्चों को, नाम ध्यान नहीं आ रहा। चलो अभी से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये a माइनस बी ए प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्यों, a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे a और b की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है, ठीक है, प्लस नहीं है, माइनस है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा, क्योंकि दोनों प्लस है, दोनों इक्वल में है, तो यदि मैं एक्स स्क्वायर को लेके जाऊंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का 4, माइनस से माइनस गया, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 33 का 4 सेंटीमीटर। अब ये 34 आपको मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करने का, सेम वैसा ही होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और प्लीज अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारी भी उम्मीदें आपसे ही हैं, आप सब व्यूवर के कारण ही ये चैनल टिक सकता है, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बस ज्यादा नहीं, एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, बस शेयर कर दीजिए, बाकी काम भगवान है ना देखने के लिए, आप बस शेयर कर दो। तो इसे आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर यानी पैरेलल स्पर्श रेखाओं, यानी ये दो समांतर रेखाएं हो गई, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी 6 सेंटीमीटर होगी, तो इसका ये पूरा क्या कहलाएगा, डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाता है, रेडियस का डबल, तो रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट है 35 का। आगे बढ़े, चलो 36 है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी ये है तो, और यहाँ मान लो बाह्य बिंदु है, तो कितनी स्पर्श रेखा, एक यहाँ पे खींची जा सकती है, एक यहाँ पे, और जो खींची रेखा जाएगी ना वो ऑलवेज यहाँ पे 90 डिग्री पे काटेगा। मान लो यहाँ रेडियस है, तो ये कितना डिग्री एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं जो खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, ओनली दो, जो ऑप्शन नंबर बी में मैच करता है। 37 है, दी गई आकृति में एंगल AOB 130 डिग्री है, यानी ये पूरा 130 डिग्री दे रखा है, तो APB ये जानना चाहता है। एक बार बताओ, ये पूरा एंगल जो है ये क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा, चतुर्भुज, और चतुर्भुज की चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, और ये जो लाइन खींचती है, ये जो स्पर्श करके जाती है वृत्त से, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो मुझे 3 एंगल दे दिए हैं, दो 90 डिग्री के हैं, एक 130 डिग्री का है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं जानता हूं कि सभी एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज में 360 डिग्री का होता है, तो बाकी 3 एंगल 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 130 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस 90 180 प्लस 130 डिग्री। अब 180 प्लस 130 कितना हो जाता है, 310, 310 डिग्री होता है, तो 360 में से 310 डिग्री जाएगा तो 50 डिग्री बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। चलो 38 कमेंट सेक्शन में करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करने का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लास्ट 2 बार से क्वेश्चन आया नहीं है पेपर में, तो ये आ सकता है, किसी ना किसी सेट में आपको जरूर दिख जाएगा। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, जल्दी से बताओ, बना के भी दिखाना है, जल्दी बताओ। दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच है, ठीक है, और उभयनिष्ठ यानी इनके एक्सटर्नली करना है, तो एक तो लाइन ये गया बाहरी रूप से,
और एक लाइन यहां से गया और एक लाइन यहां से गया, और कोई लाइन बन ही नहीं सकता। यानी इसका केवल 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल 3 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। मैं डायग्राम बना के इसलिए दिखा रहा हूं कि मान लो किसी को आंसर नहीं याद रहे तो डायग्राम बना के अपने आंसर को मैच कर सकता है। ठीक है, और टी आगे बढ़े। दी गई आकृति में बिंदु O का केंद्र रहता था एंगल ओ बी इक्वल में 40 डिग्री है, तो ओ ए बी, ये देखो ये ट्राइंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होगा 120 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल में कितना 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी को मैं एंगल ए के इक्वल मानूंगा, प्लस एंगल ओ कितना डिग्री है 40 डिग्री का, इक्वल में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2 एंगल ए इक्वल में कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, 2 एंगल ए इक्वल में हो जाएगा 140 डिग्री, एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। चाहे एंगल ए पूछे चाहे एंगल बी पूछे, दोनों एंगल इक्विलैटरल हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है, सॉरी, ये जो मैंने बोला था ना इक्विलैटरल, यानी इक्विलैटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या हिंदी में ध्यान से उतरिए, इक्विलैटरल को पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी ध्यान से नहीं आ रहा है। वो हिंदी में पढ़ाने की आदत हो गई है ना, सीबीएसई वाले बोर्ड इक्विलैटरल और आईटीआई वाले वो पढ़ाने के लिए, तो वो इंग्लिश में याद रह जाता है, हिंदी में भूल गया। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, यानी जिसके तीनों एंगल एक जैसे होते हैं ना, उसे इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू इन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वली मेजरमेंट होते हैं, तो यानी ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। और हम जानते हैं वी नो दैट द सम ऑफ ट्राइंगल्स इन ऑल ईच एंगल्स आर, ऑल एंगल्स आर कितना 180 डिग्री। तो ये 70 ये 70 140 अब 140 प्लस 40 180 डिग्री। चले आगे बढ़े, चलो इसका ऑप्शन नंबर डी है। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, एक भुज होता है और दूसरा क्या होता है कोटि। ठीक है, तो वाई अक्ष पर वाई की तो वैल्यू वाई, लेकिन वो वाई अक्ष पर एक्स क्या हो जाएगा 0, तो वाई अक्ष पर सभी, तो वाई अक्ष पर तो एक्स ही होगा ना। यदि टू डायमेंशनल फिगर है तो 3 डायमेंशनल फिगर है तो जेड भी 0 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिसे भुज को एब्सिसा बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखना, भुज को एब्सिसा बोलते हैं एंड, और कोटि को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोटि को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोटि को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे एक्स एक्स पर पूछे तो एक्स एक्स पर एब्सिसा एक्स हो जाएगा और ऑर्डिनेट ही 0 हो जाएगा। 42 समांतर श्रेणी 0 1,8 1/8 1/4 3/8 का सर्वांतर, यानी आपसे डी की वैल्यू जानना चाहता है। ए की वैल्यू 0 है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 8 - 0, 1 में से 8 गए तो 0 हो जाएगा, तो 1/80 बचेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, कर देंगे। 41 हो गया, 42 भी हो गया, 43 इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बस प्रथम पद पूछा है तो आप यहाँ क्या पुट कर सकते हैं 1 पुट करिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम पद मतलब आपसे A1 की वैल्यू जानना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 पुट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। 44 क्या है, बिंदु, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये 0 -8 है और ये -12,0 मध्य बिंदु, यानी यहाँ बीच का बिंदु जानना चाहता है, यानी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 0 है, x2 -8 है, सॉरी y1 0 और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। x1 0, x2 -12/2, तो ये -6, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही किया ना मैंने। 0, -12 तो -12/2, और ये क्या हो जाएगा -8 + 0/2, तो -12/2 6 और ये -4। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर।
अब है 45। यहाँ पे केंद्र का निर्देशांक यानी वो ये मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके क्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी, x1 प्लस x2 प्लस x3/2 y1 प्लस y2, क्योंकि 3 पॉइंट हैं, ऊपर जितने नंबर को सम करोगे उतने ही नीचे आएंगे। ठीक है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 4,0 है, 0 0, एक मिनट, ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसके चार्ज पूरा तरह से खत्म होने वाला है। मैं इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, और यहाँ लाइटिंग भी नहीं है, मोबाइल के लाइट से पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल के लाइट से चल रहा है और यहाँ लाइटिंग भी नहीं है, तो ये यदि स्विच ऑफ हो गया तो इसे सेव करना मुश्किल हो जाएगा, तो सेव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं क्लास को मैं सोचा था आज ये खत्म कर दूंगा 2 घंटे लग के, लेकिन सॉरी लाइट नहीं है, तो लाइट जैसे आएगी मैं दोबारा क्लास रिकॉर्ड करूंगा और आपको अगले सेशन में दे दूँ। ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आज तारीख है 19, आपको ये मिल जाएगा 20 जनवरी यानी कल के दिन शाम को 5 बजे के आसपास, 5 बजे या 4 बजे के आसपास। ठीक है, चलो अगली वीडियो अगले नेक्स्ट डे ही आ जाएगी, क्योंकि मैं अभी जैसे लाइट आएगा ना मैं प्रिपेयर कर लूंगा। ठीक है, मैं वो वीडियो को दोबारा प्रिपेयर कर लूंगा, अभी प्रिपेयर कर लूंगा जिससे मैं वो वीडियो आपको अगले दिन दे पाऊँ। ठीक है, तो परेशान नहीं होगा, वीडियो अगले दिन ही आएगी, यानी 20 जनवरी 5 बजे से हो जाएगा, तो 21 जनवरी आपको शाम 4 से 5 बजे के बीच में वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, 4 से 5 बजे के बीच में वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ, यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुआ तो। चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, हाँ लेकिन जाने से पहले आप अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें, हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए, 1 महीने का टाइम है। जय हिंद, जय भारत।